हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। इसके अंदर आर्टिकल्स कहाँ कहाँ से हैं? आर्टिकल 12 टू 35। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये पार्ट पूरा का पूरा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स इस वीडियो में कवर करने के लिए। यदि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हम इसको 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले जैसे कि हमने पिछले वीडियो में करा था, इस वीडियो में भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर हमने देखा पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 टू 4 थे इसके अंदर, जिसमें से कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट थे, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन दे रखा है कि कौन कौन सी टेरिटरीज हैं जो कि शेड्यूल 1 में दे रखी हैं डिटेल के अंदर। और आर्टिकल 4 में हमने देखा कि जो लॉस हम आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 और 4 के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर ज़रूरत नहीं होती। और हमने इसमें जाना था कि पार्लियामेंट के पास ही सोल अथॉरिटी है नई स्टेट को बनाने की या पुरानी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करने की। फिर हमने देखा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप के ऊपर, जो कि डिफाइन करता है कि सिटीजनशिप क्या होगी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में भी जाना, और ये जाना कि कौन कौन से तरीक़ों से सिटीजनशिप इंडिया की एक्वायर की जा सकती है और कौन कौन से तरीके से ये सिटीजनशिप टर्मिनेट भी की जा सकती है गवर्नमेंट द्वारा। इसमें कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे? आर्टिकल 5, जिसमें कि कौन कौन सिटीजन है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बताया गया है। और आर्टिकल 11, जिसमें कि बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास ही सोल पावर है सिटीजनशिप के प्रोविजंस को रेगुलेट करने की। इसलिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 में। इसके अंदर हमने रीसेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी देखा 2019 का, और उसके क्या प्रोविजंस थे वो भी देखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि क्या है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 12 टू 35। इनके बारे में जानते हैं, आइए। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या क्या ऑलरेडी समझ चुके हैं पुरानी वीडियोस में। सबसे पहले ये किसने बनाया था, कौन सी कमिटी थी, ये हमने जाना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की कमिटीज जब देखी थी हमने पहले वीडियो में, तो हमने जाना था कि फंडामेंटल राइट्स पे जो कमेटी थी वो सरदार पटेल ने हेड की थी। फिर हमने एक और वीडियो में जाना था कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहीं से हमने ये फंडामेंटल राइट्स बोरो किए हैं। प्रियम्बल में हमने बेसिक राइट्स जो बोले थे कि डिग्निटी के लिए, पर्सन के लिए जो जो राइट्स बेसिक मिनिमम चाहिए एक पर्सन को अपनी लाइफ को डिग्निटी से जीने के लिए, वो हमने जाने थे प्रियम्बल वाले वीडियो में। और कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं। पहला फैक्ट ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब क्या है, ये हम डिटेल में समझें कि गवर्नमेंट किस किस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इन राइट्स के यूसेज में बाय सिटीजन्स। ये हम डिटेल से समझेंगे आगे। राइट्स क्या हैं? ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हैं, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट ही मिलेंगे आपको ये राइट्स। आप स्टेट के अगेंस्ट ही इन राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं। ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट आप नहीं करा सकते इनको एनफोर्स। इसमें से कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, और कुछ राइट्स जो सबके लिए हैं, जो सिटीजन्स भी हैं और फॉरेनर्स उनके लिए भी हैं कुछ राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है क्लियरली कौन से राइट्स किसके लिए हैं। इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब कितने हैं? अब सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं, क्योंकि राइट टू जो प्रॉपर्टी था वो उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है अंडर आर्टिकल 300A, जो कि पहले आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमने रिपील करके अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 300A में डाल दिया है। तो ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा।
तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अभी हैं हम देख लेते हैं एक बारी जल्दी से, फिर हम इनको डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो पहला राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये आपको याद कर लेना है। 14 से 18 आर्टिकल्स में दिया हुआ है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम ये किस में दे रखे हैं? आर्टिकल 19 टू 22। ये भी आपको सारे आर्टिकल नंबर आपको याद करने हैं। आप ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शायद स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। फिर आता है राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 25 से 28 में। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया गया है। और लास्टली राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये दे रखा है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 31 जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था वो अब रिपील होके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अब याद कर लीजिए, राइट टू इक्वालिटी इसमें 5 आर्टिकल हैं 14 से 18। फिर 19 से 22 4 आर्टिकल दे रखे हैं राइट टू फ्रीडम पे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के सिर्फ 2 ही आर्टिकल हैं 23 एंड 24। और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपके हैं 25 टू 28, ये भी 4 आर्टिकल हैं। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स पे सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं 29 30। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला जो आर्टिकल है ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल 32 है। ये आपको याद करना ही करना है। राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सा है? आर्टिकल 32। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये क्या चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ के आगे बराबर हैं, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है जैसे मिडिवल इंडिया में होते थे कि स्टेट के जो ऑफिसर्स थे उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते थे। ब्रिटिश टाइम में भी, कॉलोनियल टाइम में भी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स को। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो चाहे वो आम इंसान हो, सब लॉ के आगे बराबर हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि सब लॉ के आगे बराबर हैं, सारे सिटीजन लॉ के आगे बराबर हैं। अब जो आता है दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि सब लॉ के आगे बराबर तो हैं, पर गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शंस ले सकती है जो कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे लॉ स्पेसिफिकली उनके लिए बना सकती है जिनसे वो आगे बढ़ें। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई रिच फैमिली को या वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करता है तो उसके पास ऑलरेडी बचपन से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं पढ़ाई को प्राप्त करने के लिए, अच्छे स्कूल में जाने के लिए उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अच्छी बुक्स लेने के लिए उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, एज कम्पेयर टू एक जो पुअर मैन है उसके पास कम रिसोर्सेज होते हैं स्कूल की एजुकेशन पाने के लिए, अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए, बुक अच्छी लेने के लिए, उस पर कम साधन है। तो ये अनफेयर हो जाएगा अगर सबके ऊपर हम एक ही लॉ लगा दें। इसलिए गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट लेती है रिजर्वेशंस के माध्यम से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए। इसको क्या कहा गया है? पॉजिटिव और अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। कि पॉजिटिवली पिछड़े वर्गों राइट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बना सकती है स्पेसिफिकली जो कि डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं पॉजिटिवली पिछड़े वर्गों के राइट्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब ये तो था कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आर्बिट्री नहीं हो सकती, कि गवर्नमेंट की मन मर्जी के हिसाब से नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा था गवर्नमेंट का कि किस बेसिस पे लॉ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है लोगों के बीच में, वो आर्बिट्री नहीं हो सकता, उसके पीछे कोई कॉन्क्रीट लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस क्या है? इसमें 2 एक्सेप्शंस है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। कुछ रियायत दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती इनके खिलाफ जब तक ये प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं। ऐसी कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को, यही सिर्फ एक्सेप्शन है इस केस में। तो पहले में हमने ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने यही याद रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट दिया गया है, तो वो है आर्टिकल 14। अगला है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता लोगों के बीच में। किस चीज़ के लिए? पब्लिक शॉप्स को एक्सेस करने के लिए, होटल्स को एक्सेस करने के लिए, रोड पे चलने के लिए या फुटपाथ पे चलने के लिए या बस में ट्रैवल करने के लिए इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इन सब के बेसिस पे। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? जो गवर्नमेंट ने इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाला कंसेप्ट लगाया है कि SC/ST, OBC एंड EWS को रिजर्वेशन दी है अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को प्रमोट कर रहा है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 आपने मूवी भी देखी होगी जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड है कि जो पिछड़े वर्ग हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो ये आर्टिकल 15 आप ऐसे याद कर रख सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। फिर आता है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि पिछले आर्टिकल में था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक प्लेसेस। इस आर्टिकल में क्या दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो सरकारी जॉब्स हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, जो कि रिजर्वेशंस हैं। आप जानते ही हैं जो सरकारी जॉब्स वगैरह में रिजर्वेशन है ST/ST, EWS, OBCs के लिए, वो सब इसके अंदर आती हैं। तो 15 में क्या था? इक्वालिटी इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और 16 में क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आता है 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो कि प्रेवलेंट थी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, छूआछूत जिसे बोलते हैं, उसको अबॉलिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये सीधा फंडामेंटल राइट्स में ही डाल दिया गया है। इससे पता चलता है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट माना गया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसके ऊपर एक लॉ भी बनाया गया है, द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, जिसको कि अब रीनेम करके कह दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके अंदर पनिशमेंट्स दी गई हैं, क्या क्या अनटचेबिलिटी की पनिशमेंट होगी अगर कोई प्रैक्टिस करेगा, तो ये सब दिया गया है। आर्टिकल नंबर 17 आपको याद कर लेना है, अनटचेबिलिटी। फिर आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि कोई टाइटल नहीं दे सकते। आप जानते हैं जैसे कि पहले टाइम्स में, अभी भी यूके में है कि सर की उपाधि दी जाती है किसी बंदे को जिसने बहुत अचीव करा है एक फील्ड में। तो ये अबॉलिश करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी किसी को टाइटल नहीं दे सकता एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स बाय यूनिवर्सिटीज। सिर्फ ये 2 टाइटल्स अलाउड हैं और कोई टाइटल नहीं दे जा सकता किसी भी बंदे को, जैसे कि पहले दिया जाता था बिफोर इंडिपेंडेंस। और कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन स्टेट से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता टाइटल की। अगर कोई और फॉरेन स्टेट हमें अगर सर की उपाधि दे रही है या कुछ दे रही है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाकी के बचे हुए फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे बाकी के बचे हुए फंडामेंटल राइट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।